रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया आपके साथ मैंने ये डिस्कस किया कि इस चैप्टर का नाम अगर बैंक बैलेंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता, बैंक बैलेंस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो वो नाम शायद ज्यादा एप्ट होता। बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट है जो एक बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर करता है। ध्यान से, कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है सर? बिजनेस एंटिटी रेगुलर बेसिस में जो अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, ट्रांजैक्शन करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दो इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, एक कैश और दूसरा बैंकिंग चैनल्स। तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू बिजनेस एंटिटी रेगुलर बेसिस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर रहा है और वो अपना ये सारा ट्रांजैक्शन बैंक में एक अकाउंट खुलाकर, करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है। नॉर्मली जब मैं बिजनेस एंटिटी की बात करता हूं मैं करंट अकाउंट के बारे में बात करता हूं। एक बैंक के साथ अकाउंट खुला के, बैंक में खाता खुला के उसके थ्रू अपने सारे ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करता है। अब समय समय पर हमेशा यह जरूरी होता है कि बिजनेस एंटिटी ये चेक करते रहे कि जो उसका बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका सही अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग किया जा रहा है या नहीं। वो जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, चेक डिपॉजिट कर रहा है, चेक इशू कर रहा है, उनका टाइमली पेमेंट आ रहा है, पेमेंट डिस्बर्स हो रहा है या नहीं। उसके लिए क्या होता है, टाइम टू टाइम ये चेक करने के लिए वो एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। द वर्ड रिकंसिलिएशन मीन्स टू चेक, to identify the difference. It never means to rectify the difference. हम लोग फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर में रेक्टिफिकेशन का बात किए ही नहीं थे। हमको तो सिर्फ ये देखना था कि बैंक बैलेंस जो मैं बोल रहा हूं और बैंक जो मेरे खाते में बैलेंस बोल रहा है वो सारा बैलेंस सेम है कि नहीं। अगर वो बैलेंस सेम है, जो चल रहा है सब कुछ सही चल रहा है। अगर उस बैलेंस में डिफरेंस है तो मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं ये डिफरेंस आया क्यों, और इस डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जो बेसिक बात एकदम आपके साथ वर्ड टू वर्ड, बीआरएस एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। कौन प्रिपेयर कर रहा है? बिजनेस एंटिटी प्रिपेयर कर रहा है। क्यों प्रिपेयर कर रहा है? टू रिकंसाइल द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग कैश बुक के अंदर एक बैंक कॉलम बना के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे ही जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक भी हमारे खाते में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको कस्टमर का नाम से लेजर अकाउंट खोल के वहां पर रिकॉर्ड कर रहा है। और इस कस्टमर अकाउंट में जो भी बैंक रिकॉर्ड कर रहा है वो टाइम टू टाइम तुम बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकते हो इन फॉर्म ऑफ पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट। तो हमको यहां पर यह चेक करना है कि अगर मेरा कैश बुक में जो बैंक का ट्रांजैक्शन और बैलेंस दिख रहा है, अगर मेरे पासबुक में उस बैलेंसेस में कोई डिफरेंसेस है तो वो डिफरेंस क्यों अराइज हुआ, उसके लिए हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इससे देख छोटा छोटा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इज बैंक स्टेटमेंट एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट? आंसर स्टेटमेंट। हु प्रिपेयर्स अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? आंसर बिजनेस एंटिटी। व्हाई इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड? टू रिकंसाइल द डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलिएंट फीचर ऑफ बीआरएस। बीआरएस हम लोग क्यों बनाते हैं? एकदम बेसिक। अगर कोई गलती हो रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, बीआरएस से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अगर कोई डिले हो रहा है चेक के क्लियरेंसेस में, मैं चेक टाइम टू टाइम डिपॉजिट कर रहा हूं बट बैंक उन चेक का पैसा क्रेडिट ही नहीं कर रहा है मेरे अकाउंट में, ये आपको इजीली बीआरएस से पता चल जाएगा जब आप ऑन अ पर्टिकुलर डेट चेक करोगे कितने चेक मैंने जमा किए और बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किए। तीसरा, अगर कैशियर या अकाउंटेंट कोई चोरी चकारी कर रहा है इन अवर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, वो भी आप बीआरएस बना के इजीली समझ सकते हो। सर एक एग्जांपल दो ना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमारा कैशियर कैसे चोरी कर सकता है? बहुत इजी एग्जांपल देता हूं, कैश डिपॉजिट का। मान लो मैं एक एंटिटी हूं, मेरा एक दुकान है, हम लोग दुकान से रेगुलर बेसिस में गुड्स सेल करते हैं। हमारा एवरी डे का सेल्स मान लो 1 लाख रुपए का है और ये पैसा नॉर्मली कैश में आता है कस्टमर से। मेरा रूल बनाया हुआ है, कैशियर को बोला हुआ है जो भी रुपया तुम्हारे पास इस दिन आता है तुम नेक्स्ट दिन जाके बैंक में जमा कर दिया करो। बैंक में जमा करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग चाहते नहीं है कि इतना लिक्विड कैश हमारे हाथ में रहे, इसीलिए हम टाइम टू टाइम बैंक में पैसा जमा करा देते हैं।
अब मेरा कैशियर क्या करता है, मैं दुकान गया नहीं मानो, मेरा कैशियर क्या किया कि लाख रुपया आया हुआ पड़ा है, मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है, 20,000 रुपए की जरूरत है, तो मैं एक काम करता हूं 20,000 अपने पास रख लेता हूं, 80,000 मैं बैंक में जमा कर देता हूं, ठीक है। बट बुक्स में मैं एंट्री करूंगा कि मैंने पूरा 1 लाख जमा कर दिया, बुक्स में मैंने एंट्री कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, बट बैंक में असली जमा किया 80,000। 3 दिन बाद वापस 20,000 लाके उसने मेरे बैंक में जमा कर दिया, यानी लिटरली उसने मेरे से कोई पैसा ऐसे लेके नहीं गया वो, बट बिना पूछे भी पैसा अपने काम के लिए यूज करना पर्सनल, ये भी तो एक तरीके का चोरी है। आज वो 20,000 वापस लाके रख दिया, 3 दिन बाद अगर वो आएगा ही नहीं तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो जब मैं बीआरएस बनाऊंगा मैं चेक करूंगा कि मेरे कैश बुक में एंट्री किया हुआ लाख रुपया जमा हुआ था, बट जब मैं बैंक स्टेटमेंट देख रहा हूं उस दिन तो सिर्फ 80,000 ही जमा हुआ है, मतलब कैशियर दिखा रहा लाख रुपए का जमा है, हुआ एक्चुअल में सिर्फ 80,000 का जमा है। तो ये जो कैशियर 20,000 रुपया निकाल के पर्सनली यूज करके वापस लाके रख रहा है टाइम के बाद, वो चीज हम लोग डिस्करेज कर सकते हैं बीआरएस बना के। तो एक्चुअल में जो मेरे बुक्स में हो रहा है, लिखा जा रहा है, वही सच में हो रहा है कि नहीं, ये आपको बीआरएस बनाते समय दिख जाएगा या समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक बेसिक बात की, बीआरएस बनाने के 3 एडवांटेजेस। पहला, अगर कोई अनड्यू डीले हो रहा है क्लियरेंस ऑफ चेक्स में तो पता चलेगा। दूसरा, कैशियर अगर कोई एम्बेजलमेंट वगैरह कर रहा है तो वो इजीली पता चल जाएगा हमको। तीसरा, अगर कोई गलती कर रखी है हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो हमको पता चल जाएगा। पहले बताइए बीआरएस क्या, क्यों, ये बेसिक बात समझ में आ गया। आगे चलते हैं। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। मैंने 2 पार्ट में आपके साथ बात डिस्कस की, एक बिजनेस एंटिटी किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, दूसरा बैंक हमारे साथ हुए हुए ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करता है। बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड करता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अंडर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बना रहे थे वो, नहीं तो अलग से आपने बैंक बुक बना लिया जहां आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक साथ रिकॉर्ड कर रहे हो। जो बैंक होता है वो सारे आपके साथ होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है आपका एक लेजर अकाउंट बना के। मान लो अविनाश ने बैंक में अकाउंट खोला तो बैंक एक लेजर अकाउंट बनाएगा, अविनाश संचेती अकाउंट नंबर दे देगा उसको। ये लेजर अकाउंट के अंदर बैंक अविनाश के साथ हुए हुए सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, हम लोग बिजनेस एंटिटी जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, हमारा तरीका होता है जब भी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में या बैंक में हमारे बिहाफ में कुछ पैसा डिपॉजिट होता है तो हमारा कैश बुक डेबिट होता है। डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंट रिसीट साइड या डिपॉजिट साइड। जब भी हम बैंक से कुछ पेमेंट करते हैं या बैंक हमारे बिहाफ में कुछ पेमेंट करता है तो हमारा कैश बुक क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट साइड में सारा डिपॉजिट, क्रेडिट साइड में सारा पेमेंट्स। जब बैंक रिकॉर्ड करता है ना इसी ट्रांजैक्शन को, सोच के देखना, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, मेरे लिए एसेट डेबिट, बैंक के लिए यही चीज हो गया लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी हो गया सर, बैंक बोलेगा कि अविनाश को इतना रुपया देना है तो बैंक अविनाश को फ्यूचर में रुपया देगा तो बैंक के लिए ये एक हो गया लायबिलिटी। तो सिंपली बोलूं, मैं जब कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं एज अ डिपॉजिट, मैं डेबिट करता हूं कैश बुक में, बैंक उसी चीज को मेरे खाते में क्रेडिट करता है क्योंकि बैंक का लायबिलिटी है कि ये रुपया मेरे को फ्यूचर में अविनाश को, ये रुपया मेरे को फ्यूचर में अविनाश को देना है। जब मैं पेमेंट करता हूं तो कैश बुक में मैं क्रेडिट करता हूं कि मैंने कैश बुक से बैंक से पेमेंट किया तो मेरा बैंक वाला एसेट कम हो गया। बैंक उसी चीज को बोलता है कि अविनाश ने जो रुपया जमा किया था उसमें से कुछ रुपया अविनाश वापस लेकर जा रहा है, तो बैंक बोलता है मेरी लायबिलिटी कम हो गई, मेरी लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करना सीखे, लायबिलिटी को कम करना है तो हम लोग लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो बैंक अपने बुक्स में मेरा अकाउंट क्रेडिट कर रहा है और मैं अपने बुक्स में बैंक का अकाउंट, बैंक मेरे अपने बुक्स में मेरा अकाउंट डेबिट कर रहा है और मैं अपने बुक्स में बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं। तो सबसे पहले ये आप लोगों को समझना सिखाया था कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे होते हैं। सारे रिसीट कैश बुक में डेबिट, सारे पेमेंट्स कैश बुक में क्रेडिट। बैंक ऑन द अदर हैंड पूरा का पूरा ऑपोजिट काम करेगा।
बैंक क्या करेगा, जब भी कोई पैसा आएगा उसके पास अविनाश के नाम का, उसके पास पैसा आया अविनाश के नाम का, वो अविनाश अकाउंट क्रेडिट करेगा, और जब भी बैंक से कुछ पेमेंट होगा वो अविनाश का अकाउंट डेबिट करेगा। तो हमने बोला था कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं वही ट्रांजैक्शन पासबुक में भी दिखेंगे, या वैसे वर्षा पासबुक में जो रिकॉर्ड हो रहा है वही ट्रांजैक्शन कैश बुक में भी दिखना चाहिए, बस उनका नेचर ऑपोजिट होगा। हम जो डेबिट करेंगे बैंक क्रेडिट करेगा, हम जो क्रेडिट करेंगे बैंक उसको डेबिट करेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का नेचर उल्टा है। इन दोनों बुक्स का जो बैलेंस होगा ना, बैलेंस फाइनल क्लोजिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस का नेचर भी ऑपोजिट होगा। मैं जब बैंक अकाउंट बनाऊंगा, बैंक मेरे लिए एसेट है, एसेट नॉर्मली स्पीकिंग बैंक में रखा हुआ पैसा मेरे लिए एसेट है। मैं जब भी बैंक अकाउंट बनाऊंगा, अगर बैंक में डेबिट बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस एसेट का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, आई विल गेट बेनिफिट, तो मेरे लिए डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक फेवरेबल, मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ओवरड्राफ्ट। बैंक के लिए यही चीज उल्टा, जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो मैं बोलता हूं मेरा फेवरेबल बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस सर फेवरेबल क्यों? आप अपनी तरीके से सोचो, बैंक की तरीके से नहीं। जब बैंक के पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस दिखेगा मतलब बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, बैंक आपको पैसा देगा, तो अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो आपके लिए क्या है, फेवरेबल की ओवरड्राफ्ट? फेवरेबल है। तो आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल। आपका कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए ओवरड्राफ्ट। जब पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा तो बैंक बोलेगा अविनाश इज माई डेटर, डेबिट बैलेंस है, अविनाश इज माई डेटर, मेरे को अविनाश से पैसा लेना है, मतलब अविनाश बैंक को पैसा देगा, तो अविनाश के लिए फेवरेबल नहीं है, अविनाश के लिए अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट है। और तुमको पता है पूरा बीआरएस का कहानी इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ही हमने कंप्लीट किया था। तो अगर किसी बच्चे को ये 2 पॉइंट बेसिक क्लियर नहीं है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ बीआरएस और अंडरस्टैंड अ बीआरएस। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को बैलेंस के साथ खेलना है कि कैश बुक में जो बैलेंस दिख रहा है, अगर पासबुक में कोई और बैलेंस दिख रहा है तो ये बैलेंस का डिफरेंस क्यों आया, हम लोगों को बस इतना ही रिकंसाइल करके दिखाना है। पहले बताइए, पहला 3 पॉइंट सबका वापस रिवाइज हो गया? आप मैसेज कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं। पहला 3 पॉइंट सबका रिवाइज हो गया। बीआरएस क्या है? एक स्टेटमेंट। कौन बनाता है? बिजनेस एंटिटी। क्यों बनाता है? टू रिकंसाइल डिफरेंस इन कैश बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। बनाने का फायदा, अनड्यू डिले इन क्लियरेंस ऑफ चेक पता चल जाएगा, चोरी चकारी होगा पता चल जाएगा, एरर होगा पता चल जाएगा। नंबर 3, हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, बैंक उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कस्टमर का लेजर अकाउंट में, जिसकी कॉपी हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। कैश बुक और पासबुक में, बैंक कॉलम में और पासबुक में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, बस उनका नेचर ऑपोजिट होता है। हम जो डेबिट करेंगे बैंक उनको क्रेडिट करेगा, हम जो क्रेडिट करेंगे बैंक उनको डेबिट करेगा। क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑपोजिट नेचर के हैं तो उसका जो बैलेंस भी होगा वो भी ऑपोजिट इन नेचर होगा। यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है, सर बिजनेस एंटिटी में कौन आता है, मतलब कौन बनाता है? बिजनेस एंटिटी में जो अकाउंटेंट होता है ना, अकाउंटेंट जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन किसी एक पर्टिकुलर आदमी को दे रखा है, वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है वही रिकंसाइल करके देता है कि भाई टाइम टू टाइम सब कुछ सही है या नहीं। हाउएवर अगर आपको क्लोज चेक रखना है तो उससे मत कराओ, जो मैनेजमेंट है, जो अपर लेवल लोग है, वो ये रिकंसाइल करके चेक करेंगे, ताकि अगर वो कुछ गलती कर रहा है तो हम लोगों को पता चल जाए। नॉर्मली आप बोल सकते हो मैनेजमेंट या अकाउंटेंट, बेटर अकाउंटेंट रहता है, वो लोग ही बना के ये आपको देता है। ये रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट आगे काम करता है। डन है बात? पक्का क्लियर? आगे चलते हैं। मैंने 2 नोट लिखा है जो आपको समझा दिया ध्यान से। कैश बुक एंड पासबुक रिकॉर्ड्स द सेम ट्रांजैक्शन एंड सो दे मस्ट प्रेजेंट सेम बैलेंस बट ऑफ ऑपोजिट नेचर. If the bank balance as per 2 statements does not match, a BRS is prepared to identify the reason for difference. अगर दोनों का बैलेंस मैच कर रहा है, कैश बुक के हिसाब से 10,000 डेबिट, पासबुक के हिसाब से 10,000 क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दोनों का बैलेंस में कोई डिफरेंस है, उसी बैलेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बोलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर है बात आपको? पक्का 100%? अगर किसी को डाउट है वो पोस्ट कर सकता है डाउट, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। आगे चले, बीआरएस बनाना सीखे। चलो, बीआरएस बनाने से पहले आपको यह समझना चाहिए
आई लव इट। बीआरएस बनाने से पहले आपको हमेशा यह समझना चाहिए कि अगर कैश बुक और पासबुक में कुछ डिफरेंस आ सकता है तो वो क्यों आता है। हमने दो टाइप के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए। पहला डिफरेंस हमने पढ़ा एरर्स। एरर्स मतलब कोई गलती हो गई है आपसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय। दूसरा हमने पढ़ा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब होता है गलती नहीं हुआ है, एक ट्रांजैक्शन को बिजनेस एंटिटी किसी टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा है और बैंक किसी और टाइम पर रिकॉर्ड कर रहा है, और अगर इन दो दिन के बीच में आप बीआरएस बनाते हो तो वो भी आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। तो दो टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं या दो रीजन हो सकते हैं डिफरेंसेस के, एक एरर, दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। एरर दो टाइप के सिखाए थे, एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक। ऐसा गलती जो हमने अकाउंटिंग में किया है, एरर इन कैश बुक। ऐसा गलती जो बैंक से हो गया है, एरर इन पासबुक। एग्जाम्पल बोल रहा हूं हमारे एरर का, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस, ये हम गलती कर रहे हैं। बैंक की गलती, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक रॉन्गली डिडक्टेड बैंक चार्जेस या बैंक रॉन्गली डिडक्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम अवर अकाउंट, ये सारी बैंक की गलती हो गई। दूसरा टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस में हमने दो चीज पढ़ा था। एक टाइमिंग डिफरेंस जो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर लिया है बट बैंक ने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमें पता चला, लिख दिया, बैंक को अभी तक पता ही नहीं चला तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। दूसरा, ऐसे ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए हैं बट हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एग्जांपल देता हूं, मैंने कस्टमर से चेक रिसीव किया, रिसीव करके डिपॉजिट कर दिया, अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया। क्लियरेंस में टाइम लगता है 2-3 दिन का। मान लो उसी के बीच में मैं बीआरएस बना रहा हूं, तो मेरे साइड से डिपॉजिट हो गया, मैंने कैश बुक में एंट्री कर ली बट बैंक ने अभी तक उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बैंक को अभी तक पैसा नहीं मिला है। मैंने चेक इशू किया मेरे क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर ने अभी तक बैंक के पास प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए, उन्होंने पैसा लिया नहीं है, तो मैंने अगर चेक इशू कर दिया तो मैं तो कैश बुक में पेमेंट लिखूंगा बट बैंक को तो अभी तक पता नहीं चला क्योंकि क्रेडिटर आके उनको चेक प्रेजेंट नहीं किया है। ये ऐसे डिफरेंसेस है जो कैश बुक में आ चुके हैं जो पासबुक में नहीं आए। दूसरा, बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट किया। अब हर बैंक चार्जेस डिडक्ट होने के बाद बैंक हमको फोन करके नहीं बोलता आपके चार्जेस डिडक्ट हो गए, एंट्री कर लीजिए। आजकल मैसेजेस आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, बट अगर मेरे को पता नहीं था या मेरे से स्किप हो गया तो बैंक ने चार्जेस काटते ही रिकॉर्ड कर लिया, बैंक के पासबुक में उसी समय एंट्री हो गया, मतलब बैंक के लेजर अकाउंट में, बट हमने अभी तक उसका एंट्री नहीं किया क्योंकि हमको पता नहीं था। बैंक टाइम टू टाइम हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, हमको तो तभी पता चलता है जब हम पासबुक लाके देखते हैं, तब पता चलता है इतना इंटरेस्ट हमारे यहां क्रेडिट हो गया है। ये सारी चीजें ऐसे डिफरेंसेस है जो पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ना, सब ऑनलाइन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, ये सारी चीजें कम होती जा रही है क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे हमको पता चलते रहता है कि ये ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, चलो इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाओ। जैसे तुम अगर फीस रेमिट करते हो तो तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैंने अपने मोबाइल में ऐप में देख लिया इतना रुपया आया है, बैंक का इंटीमेशन आओ नहीं आओ मैं तो रिकॉर्ड कर लेता हूं क्योंकि मेरे को पता है बैंक में पैसा आ गया और मैं भी उसी समय रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो जैसे जैसे ऑटोमेशन का जमाना आ रहा है, चीजें थोड़ी हमारे लिए इजी हो रही है, बट ये दो टाइप के डिफरेंसेस हो सकते हैं बीआरएस में। क्या? एरर में दो टाइप, एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक। टाइमिंग डिफरेंस दो टाइप, recorded in cash book but not recorded in passbook, recorded in passbook but not recorded in cash book। पहले बताइए ये चारों टाइप के डिफरेंसेस आपको क्लियर है? दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और यही आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। मैंने क्या किया है आपके लिए, ताकि आपको कुछ थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो सके, मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो डिफरेंस आपको दिख रहा है वो डिफरेंस कौन सा है। नंबर 1 एरर इन कैश बुक, नंबर 2 एरर इन पासबुक, नंबर 3 जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है पासबुक में नहीं हुआ, नंबर 4 जो पासबुक में हो चुका है कैश बुक में नहीं हुआ। आपको बताना है 1 2 3 4 में क्या होगा। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक इशू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है बैंक में। आप बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखेंगे ये कौन सा डिफरेंस है, 1 2 3 या 4। अगर 1 2 3 4 में प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये दिखा देता हूं। 1 एरर इन कैश बुक, 2 एरर इन पासबुक, 3 टाइमिंग डिफरेंस जो हमने रिकॉर्ड कर लिया बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, 4 वाइस वर्सा। वेरी गुड, सबका एक ही आंसर आ रहा है 3। वेरी 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 गुड, मतलब आप लोग एक्टिव है क्लास में,
एक्टिव रहेंगे, मजे से पढ़ाई होगा। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने क्लियर नहीं किया, वापस। वेरी गुड, सबका आंसर यही आ रहा है, नंबर 3। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिए हैं। ओके ओके ओके, सबका एक कांस्टेंट आंसर है 1, यानी एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक, वेरी गुड, एरर इन कैश बुक। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर इंस्ट्रक्शन। हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि तुम टाइम टू टाइम ये पेमेंट कर दिया करो, बैंक ने कर भी दिया। अगर ये डिफरेंस है तो क्यों है? सबका आंसर आ रहा है 4। सर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा पेमेंट करते समय, आपका नहीं हुआ। वेरी गुड, टाइमिंग डिफरेंस, नंबर 4। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया, मेरे पासबुक में पैसा आ चुका है, डिफरेंस है, तो मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब पासबुक में हो चुका है बट मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। वेरी गुड, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक। बैंक ने गलती से हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया। वेरी गुड, एक्सेप्शनल, वेरी गुड, नंबर 2, वेरी गुड। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने हमसे चार्जेस काटा, बैंक ने हमसे चार्जेस काटा। वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर 2 दिया है, 2, बाद बाकी सबका आंसर आ रहा है 4। करेक्ट आंसर इज 4। बैंक चार्जेस काटते समय ही एंट्री कर लेगा, मेरे को पता नहीं था इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, नंबर 4। बैंक उसी समय रिकॉर्ड कर लेता है, मेरे को तब पता चलता है जब मैं पासबुक से उस चीज को मैच करता हूं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैरीड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। सॉरी, ये मैंने यहां गलत लिख दिया, एज क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस ही होता तो फिर गलती क्या चीज का? वेरी गुड, नंबर 1, एरर इन कैश बुक। लास्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। बैंक ने हमारे बोलने पर पेमेंट कर दिया तो बैंक ने उसी समय रिकॉर्ड कर लिया। वेरी गुड, नंबर 4। सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब बताओ ना। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब एक शेड्यूल्ड पेमेंट। मान लो मेरा मोबाइल फोन का बिल या मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हर महीने पर्टिकुलर टाइम पे वो बिल ड्यू होता है। जैसे मान लो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल 21 ऑफ एवरी मंथ आता है, तो मैंने बैंक को बोल रखा है कि भाई 21 तारीख को जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे ऊपर ड्यू होगा तुम डायरेक्टली पेमेंट कर देना हर मंथ, मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप कोई सामान अगर ईएमआई पे खरीदते हो तो एक फिक्स्ड डेट पर वो पैसा आपके हर मंथली आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा, तो वो आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब बैंक हर महीने पेमेंट करते रहेगा। नॉर्मली एज अ ह्यूमन बीइंग मेरे को याद नहीं रहता कि यार 25 तारीख को हर महीना पेमेंट हो ही रहा होगा। हम लोग को नॉर्मली वो पेमेंट आइडेंटिफाई तब होता है जब बैंक से इंटीमेशन आता है, मैसेज आ गया तो मैसेज से पता चल गया, नहीं तो मैंने पासबुक मंगवाया तो पासबुक देख के पता चल गया ओके इस महीने की इस तारीख को ये पेमेंट हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एक बच्चे से मैंने पूछा था क्लास में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं, बोला सर खड़ा होके इंस्ट्रक्शन दे दिया। आप लोगों का भी कुछ ऐसा इंग्लिश अनुवाद है क्या? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब खड़े खड़े इंस्ट्रक्शन देना। आंसर इज नो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन जो स्टैंडिंग रहेगा जब तक हम उसको मना ना कर दे। आपने एक स्टैंडिंग ऑफर पढ़ा होगा, स्टैंडिंग ऑफर, वो ऑफर हमेशा चालू रहेगा, कोई भी आएगा उसको उस ऑफर को एक्सेप्ट करके अपना काम आगे बढ़ा सकता है। डन है बात? पहले बताइए ये एक्सरसाइज सबको क्लियर हो गया? ये हमने एक्सरसाइज किया कि क्यों बैंक कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंसेस आता है। अब क्वेश्चन अराइजेस, सर ये डिफरेंस आ गया, अब आप हमको बताओ हम लोग बीआरएस बनाएंगे कैसे? मैंने बीआरएस बनाने का 2 तरीका आपको सिखाया। पहला तरीका सिखाया रियल लाइफ में हम लोग बीआरएस कैसे बनाते हैं। रियल लाइफ में बीआरएस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस दिन तक का रिकंसिलिएशन करना है उस दिन तक का कैश बुक अपडेट करते हैं। कैश बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन वगैरह मिस हुआ है जो मेरी नॉलेज में बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो सारा रिकॉर्ड करके रेडी कर लेते हैं। दूसरा, उसी दिन तक का अपडेटेड पासबुक हम लोग बैंक से मंगवाते हैं।
फिर दोनों का बैलेंस रिकंसाइल करके चेक करते हैं कि बैलेंसेस में कोई डिफरेंस है या नहीं। अगर डिफरेंस है तो रियल लाइफ में हमको डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। एग्जाम का क्वेश्चन तुम्हारा इसके बाद शुरू होता है, वो खुद आइडेंटिफाई करके दे देता है भाई डिफरेंस है और ये सारा डिफरेंस है। बट रियल लाइफ में डिफरेंसेस भी तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सिखाया भी था एक एग्जाम्पल में, कैश बुक का डेबिट साइड उठाएंगे, पासबुक के क्रेडिट से मैच करेंगे, कैश बुक का क्रेडिट साइड उठाएंगे, पासबुक से डेबिट से मैच करेंगे, जो मिल गया वो सब तो ठीक है, जो नहीं मिला वो सारे मेरे डिफरेंसेस है जिससे मेरे को बीआरएस बनाना है। डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करने के बाद रियल लाइफ में पहले हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं और फिर जो कैश बुक में ठीक नहीं हो पाए, जो बचा हुआ चीज है, उससे बीआरएस बनाते हैं। बट एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पहला, सीधा बीआरएस बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है, सिर्फ बीआरएस बना के रिकंसिलिएशन कर दो। दूसरा, एडजस्टेड कैश बुक बना के रिकंसाइल करो। एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिपेयर बीआरएस आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है, उसके बिना अगर आप करके आओगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर में 0 मिल जाएगा। भला ही जो बैलेंस आएगा पासबुक का वो बिल्कुल सही आएगा, बट आपको आंसर में 0 मिलेगा, आपको एक भी मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब हम लोग क्लास में कैसे बनाना सीखे थे बीआरएस बताओ? हम लोग एक टेबल बनाते हैं, देखते जाओ आपको सब आता है। ये हमारी वर्किंग रहेगी, वर्किंग। इस टेबल के 2 कॉलम, एक साइड कैश बुक, एक साइड पासबुक, ठीक है। हम लोग को इस टेबल में क्या लिखना है पता है? कि जो भी डिफरेंसेस है उसका कैश बुक के बैलेंस पर और पासबुक के बैलेंस पर क्या इफेक्ट हुआ होगा। या तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा या गिरा हुआ होगा, ऑपोजिट पासबुक का या तो गिरा हुआ होगा या बढ़ा हुआ होगा। हमको इस टेबल में लिखना है कि डिफरेंसेस का क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। अब इफेक्ट दोनों हो सकता है, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा। तो मेरे को कौन से इफेक्ट के साथ बीआरएस बनाना है उसके लिए मैंने आपको सिखाया था। आपको अगर किसी बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल, आप उसके ऑपोजिट वाले साइड को चेक करोगे। आपको अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, आप उसी सेम साइड को चेक करोगे। ये नॉर्मली हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको बोला था बैलेंस चाहे स्टार्टिंग बैलेंस चाहे ओवरड्राफ्ट दो चाहे फेवरेबल दो, हम लोग हमेशा पॉजिटिव से सम स्टार्ट करेंगे, हम लोग नेगेटिव से सम स्टार्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, मान लो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है 10,000, कैश बुक फेवरेबल बैलेंस 10,000। तो जब मैं बीआरएस के लिए प्लस माइनस चेक करूंगा, मैं किसको चेक करूंगा? पासबुक को। मान लो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है 20,000, पासबुक का फेवरेबल, तो मैं किसको चेक करूंगा? कैश बुक को चेक करूंगा। तो अगर फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो मैं ऑपोजिट साइड को चेक करूंगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, सर ये वर्किंग कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो। आपने जो 12 में सीखा वो भी आप कर सकते हो। बट मैं क्लास में आपको एक बात बोलता हूं, इनिशियली आप हमेशा बोलोगे हमको जो बचपन में सीखा वो ठीक लग रहा है, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर अगर आपने मेरे मेथड को ट्राई किया है तो मेरे मेथड हमेशा इजी पड़ेगा। जो आप जो भी मेथड यूज करते हो उससे मेरे मेथड में कंफ्यूजन का चांसेस बहुत कम है, एरर का चांसेस बहुत कम है। आपको यूज ये करना चाहिए, बट अगर आप कोई और यूज करना चाहते हो मैं कभी मना नहीं करूंगा। जो आपके सर ने सिखाया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपको पता है या नहीं पता नहीं, आप जिस सर से पढ़ के आए हो ना क्लास 11-12 के, उन सर को मेरे को 50% ऑफ द फीस देनी पड़ती है। वो बोलते हैं हम तो सब पढ़ा के भेज दिए हमारे बच्चे को, आपको पढ़ाना ही क्या, आप तो सिर्फ रिवाइज करवाते हो, तो आप हमको फीस दो, रॉयल्टी दो। मैं उसको हमेशा फीस पहुंचा के आता हूं आपके सारे सर को। मैं नागौर तक चला गया था, राजस्थान तक फीस देने। आप पूछना अपने सर को, अविनाश सर से आपको फीस मिला है? मैं दे के आया हूं। आपके सर क्लेम करते हैं, बोलते हैं अविनाश तुम पढ़ाते ही क्या हो, तुम तो सिर्फ बच्चों को रिवाइज कराते हो, मेरे बच्चों को तो सब कुछ आता है। मैं बोलता हूं बिल्कुल सर, आपने ऐसा पढ़ाया कि बच्चों को सब कुछ आता है, जैसे करना है वैसे कर, प्रॉब्लम नहीं है, बस आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है हम लोग हमेशा ऑपोजिट साइड के साइन को चेक करेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, ओडी बैलेंस, हम लोग हमेशा सेम साइड के साइन को चेक करेंगे। होगा कुछ नहीं, अगर तुम ओडी को नेगेटिव कर देते, नेगेटिव, तो फिर ऑपोजिट साइड ही चेक करने से काम हो जाता, क्योंकि माइनस के साथ कुछ प्लस करोगे तो वो अपने आप माइनस हो जाएगा, तो वो सब कुछ सेम हो जाता। बट अगर आप नेगेटिव नहीं करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर फेवरेबल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, चेक द ऑपोजिट साइड वाला साइन। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, चेक सेम साइड का साइन। अगर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, मैं
कैश बुक के साइड के साइन को चेक करूंगा। अगर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, मैं पासबुक के साइड का साइन चेक करूंगा। तो बस मैंने आपको इतना सा बात याद रखने के लिए कहा था कि अगर आपको बैलेंस फेवरेबल या ओवरड्राफ्ट दिया हुआ रहे तो आपको उसी तरीके से जज करना है कौन सा साइड के साइन के साथ मैं बीआरएस बनाऊंगा। कुछ नहीं है, ऐड लेस करना है, जो प्लस है उनको ऐड करना है, जो लेस है उनको माइनस करना है, बस यही आइडेंटिफाई करना है। कौन सा साइड का साइन देखना है ताकि आप प्लस माइनस सही से आइडेंटिफाई कर सको। तो ये तरीका हमने सीखा, बट मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से सिखाई थी। ये अगर सिर्फ एग्जाम में करके आए और कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक इक्वल टू इतना लिख के आ गए, आंसर एग्जाम में नहीं मिलेगा। फॉर्मेट सिखाया था, फॉर्मेट नम बिल्कुल चिंदी टाइप का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, आप चाहो तो डिटेल्स और टोटल का अलग अलग कॉलम बना सकते हो, बट मैंने बेसिक आपको बोला पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम स्टार्ट करना है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी दिया हुआ है, जो जो ऐड होने वाला है ऐड करके 1 2 3 4, जो जो लेस होने वाला है लेस करके 1 2 3 4, फाइनली बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक जो निकलने वाला है। हमेशा मेंशन करना फेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, चाहे फेवरेबल ओवरड्राफ्ट मेंशन करो चाहे डेबिट क्रेडिट मेंशन करो, बट एक चीज जरूर मेंशन करना, क्योंकि बैलेंस का नेचर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो हमने इस तरीके से अपना पूरा बीआरएस बनाना सिखाया था। एग्जाम में सर वर्किंग्स का मार्क्स होता है क्या, फॉर्मेट का मार्क्स होता है क्या? आंसर इज हमेशा होता है। फॉर्मेट का मार्क्स होता है, फॉर्मेट का मार्क्स 10% ऑफ द टोटल मार्क ऑफ द क्वेश्चन। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 0.5 मार्क फॉर्मेट का होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क फॉर्मेट का होगा। वर्किंग का मार्क्स हमेशा होता है। जो भी आप चीजें क्वेश्चंस में लिख रहे हो, अगर आप उसको वर्किंग से नहीं बताओगे कैलकुलेशंस को, यू विल बी डिडक्टेड 20 to 25% मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर कोई बच्चा पूरा पेपर सही करके आता है बट कुछ वर्किंग नहीं करता, he'll never get 100 out of 100, he'll get 70 to 80 मार्क्स इन एग्जाम। तो आपको वर्किंग्स पे ध्यान देना है, इसको छोड़ना नहीं है। एंड हमेशा मैं बोलता हूं प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस करो। आप टाइम देख के प्रैक्टिस करो कि एक पूरा क्वेश्चन बनाने में बिफोर एग्जाम जस्ट ट्राई, आज बीआरएस रिवाइज करा रहा हूं, आज रात को ही 2 क्वेश्चन बनाना है सिर्फ, एक विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, एक विद एडजस्टेड कैश बुक। दोनों में आपको वर्किंग्स के साथ साथ पूरा बीआरएस बनाना है और चेक करना है कितना टाइम आपको लग रहा है, तभी तुम 2 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर पेपर खत्म कर पाओगे। हमेशा याद रखना, तुम और हम तो कुछ नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट खेलने जाते हैं ना कोई मैच में, ही ऑलवेज डज नेट प्रैक्टिस बिफोर द मैच। तो आप भी जो अब मैच खेलने जा रहे हो मॉक टेस्ट का, उससे पहले नेट प्रैक्टिस कर लेना, चेक कर लेना कि आपको वो चीजें टाइम से बन रही है कि नहीं और सही बन रही है कि नहीं, फिर ही एग्जाम देने में मजा आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम में अगर आपका कम मार्क्स आता है तो भी मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगा, बट आपका खुद का वो इनर सेल्फ का कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। इसीलिए एग्जाम में हमेशा कंसिस्टेंट और अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है फॉर योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कभी नहीं डांटूंगा आपको, मैं डांटता ही नहीं हूं। आपने कभी देखा है, मैंने क्लास में भी सिर्फ मजाक किया है, मैं किसी को डांटता ही नहीं हूं, मेरे को गुस्सा तो आता ही नहीं है, तो मैं नहीं डांटूंगा। बट तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए चीजें बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसीलिए एग्जाम में जब भी एग्जाम देने आओ, चाहे मेरा मॉक टेस्ट हो, आईसीएआई को, किसी का भी होगा, चाहे फाइनल एग्जाम हो, ऑलवेज रिमेंबर आई विल गिव माई 100%। 70 80 60% देके एग्जाम देना इस बेवकूफी। मन से देना तभी देना, नहीं देना है तो मत देना। मैं कभी आपसे नहीं पूछूंगा, मैं हमेशा उन्हीं बच्चों के साथ रहूंगा जो बच्चे इंथुजियास्टिकली पढ़ाई करेंगे। और अगर आप इंथुजियास्टिक हो, इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में, आई एश्योर कोई बच्चा फेल नहीं होगा। और आपको हमारी एक स्कीम पता है कि नहीं पता नहीं, अगर आप फेल हो जाते हो, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक आप पास नहीं होगे आपको हेल्प करना। हाँ, बार बार आप ये मत पकड़ना कि सर फेल हो गए पेन ड्राइव वापस दीजिए, ये नहीं कर सकते। बट अगर आप बोलोगे सर मेरे को एक चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर मेरी ये क्वेरी है, आप जब तक पास नहीं होते तब तक हम हमेशा आपका सॉल्व करेंगे। तो वो सब चीज के लिए आप चिंता नहीं करो, बट खुद का 100% दे के एग्जाम देना। आई एश्योर जितना मजा आएगा ना आपको एग्जाम देने में, आप खुश रहेंगे और आप बोलेंगे नेक्स्ट मैथ्स एग्जाम में हम फोड़ देंगे, नवनीत भैया को डबल टफ पेपर बनाने दो, हम दिखाएंगे हम कौन है। बोल देंगे उसको, बोल दूंगा आज मैं कि टफ पेपर बनाए, लास्ट वाला पेपर शायद इजी था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ भैया, एक बीआरएस का क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए विद फॉर्मेट? देख, मैं टाइम का एकदम बेसिक एस्टिमेट लगाता हूं, क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन का टाइम होना चाहिए। 10 मार्क का क्वेश्चन में 18 मिनट, हम लोगों को 100 मार्क्स कंप्लीट करना है 180 मिनट्स 3 आवर्स में, तो हर मार्क्स के लिए 1.8 मिनट, तो 10 मार्क का अगर क्वेश्चन हो तो 18 मिनट्स,
5 मार्क का क्वेश्चन हो तो 9 मिनट, अब 9 का 11 लग गया, डरना नहीं है। 9 का 12 लग गया, डरना नहीं है। 18 का 20 लग गया, डरना नहीं है। क्योंकि एक जगह टाइम ज्यादा लग रहा है तो कहीं और क्वेश्चन तो कोई ऐसा होगा ना जहां टाइम हम मैनेज कर पाएंगे। तो नेवर फियर अबाउट 2 मिनट ज्यादा लग गया, 3 मिनट, बट ट्राई करो, प्रैक्टिस करते 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 तुम उस लेवल पे आ जाओ कि तुम्हें उतने टाइम में ही पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़े। डन है बात? ये मेरा था बीआरएस कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, फिर आपका छुट्टी, एडजस्टेड कैश बुक। सबसे बचपन में आप लोगों को टेक्निकल टॉपिक लगता था, बट मैंने आपको बोला ये बिल्कुल सिंपल टाइप का टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको बोला रियल लाइफ में बीआरएस कभी भी ऐसे नहीं बनता कि डिफरेंस आइडेंटिफाई किया बीआरएस बना लिया। रियल लाइफ में और नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर एंड पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को अपना बैलेंस शीट पीएल बनाना है। बैलेंस शीट में एक एसेट आएगा जिसका नाम होगा बैंक, और बैलेंस शीट पीएल जब बनाओगे, मैंने हमेशा बोला है ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। मारवाड़ियों के लिए यह बात एप्लीकेबल नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। अब ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए हमें सारे एसेट्स की वैल्यू सही दिखानी पड़ेगी। तो मैंने बोला जब आप बीआरएस बना रहे हो पर्टिकुलरली ईयर एंड पे, अगर आप देख रहे हो कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जो कैश बुक के एरर्स है, मतलब ऐसे डिफरेंसेस जो हमारी गलतियों के कारण हुए हैं। हो सकता है हमने कोई ट्रांजैक्शन रॉन्ग रिकॉर्ड किया, हो सकता है हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया। अगर कुछ ऐसी गलतियां हैं, ऐसे टाइमिंग डिफरेंसेस जो हमने कैश बुक में कर रखे हैं, हमें सबसे पहले अपनी कैश बुक को सही करके बैंक के सही बैलेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। ये सही बैलेंस आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बैंक को एज एन एसेट हमारी बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमेशा याद रखना कि मेरे को बीआरएस बनाते समय एडजस्टेड कैश बुक तो बनाना ही पड़ेगा, सो दैट एनी एरर मेड बाय बी, एनी टाइमिंग डिफरेंस, एनी ट्रांजैक्शन व्हिच आई हैव नॉट रिकॉर्डेड हैज टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड द करेक्ट बैंक बैलेंस हैज टू बी आइडेंटिफाइड। एग्जाम के क्वेश्चन में हमेशा ये तब बनाना जब क्वेश्चन बोले, नहीं बोले तो ये बनाने का जरूरत नहीं है। एडजस्टेड कैश बुक क्या है? एक नॉर्मल कैश बुक है जिसमें आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने जा रहे हो। अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, रेक्टिफाई करने जा रहे हो। रेक्टिफिकेशन क्या होता है सर? अरे जो गलती किया उसको रिवर्स कर दे, बात खत्म। जैसे एग्जांपल बोल रहा हूं, बैंक चार्जेस रिकॉर्ड करना चाहिए था 50 रुपया, हमने रिकॉर्ड किया 500 रुपया। अब मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड ज्यादा कर लिया, यानी मेरे क्रेडिट कैश बुक में क्रेडिट साइड में पेमेंट ज्यादा दिखाई दिया। अब इसको ठीक करने के लिए जो मैंने 450 रुपए का गलती किया उसको बैंक चार्जेस डेबिट कर दो, डेबिट साइड में लिख दो कि बैंक चार्जेस रॉन्गली क्रेडिटेड बाय अस, और 450 का आप क्रेडिट का डेबिट कर दो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। या फिर मान लो कोई डिविडेंड रिसीव हुआ, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अब डिविडेंड रिसीव हुआ है तो मेरे को उसको रिकॉर्ड करना है क्या? रिसीट साइड में, तो मैं कैश बुक के डेबिट साइड में जाके लिख दूंगा 2 डिविडेंड और उसका अमाउंट बैठा दूंगा। तो एडजस्टेड कैश बुक क्या है? ये कैश बुक हम लोग बनाते हैं ताकि हम अपने बैंक बैलेंस, कैश बुक का बैंक बैलेंस को सही कर सके। ये बनाने के लिए हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि एडजस्टेड कैश बुक में सारे डिफरेंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ वो डिफरेंसेस आएंगे जो हमारी गलतियां हैं। या तो हमने कोई एरर किया है या हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ओमिट कर दिया। अगर हमने कोई एरर या ओमिशन किया है तो हम अपनी कैश बुक में सबसे पहले उसको सही करेंगे। जैसे ही मैं अपनी कैश बुक सही कर लूंगा, मेरा कैश बुक के हिसाब से सही बैंक बैलेंस आ जाएगा और यही बैंक बैलेंस मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। अब बीआरएस जब बनेगा ना, उस बीआरएस में सारे डिफरेंसेस नहीं आएंगे, टोटल 4 डिफरेंस, 4 में 2 डिफरेंस यानी 2 गलतियां तो मैंने सुधार दी, एक कैश बुक का एरर और दूसरा वो टाइमिंग डिफरेंस जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं था। जब ये 2 सुधर चुका है तो अब जब बीआरएस बनेगा, बीआरएस में सिर्फ 2 चीज आएगा, एक पासबुक का एरर और दूसरा वो टाइमिंग डिफरेंस जो पासबुक में रिकॉर्डेड नहीं है। और इन 2 के साथ बीआरएस बना के हम लोग पासबुक के बैलेंस के साथ रिकंसाइल कर लेंगे। तो ईयर एंड पे जब बीआरएस बनता है, देयर आर 2 steps. The first step is to prepare adjusted cash book. Adjusted cash book में 2 टाइप की चीजें आएंगी, एक एरर इन कैश बुक और दूसरा वो टाइमिंग डिफरेंस जो पासबुक में रिकॉर्ड हुआ बट जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद मेरा कैश बुक का सही बैलेंस निकल जाएगा, यही सही बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। अब जब मैं पासबुक से रिकंसाइल करने जाऊंगा, बीआरएस बनाऊंगा, अगर मान लो बैलेंस मैच हो गया तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर मान लो अभी भी कैश बुक बोल रहा है 10,000, पासबुक बोल रहा है 15,000, तो मेरे को बीआरएस बनाना पड़ेगा। बट अब बीआरएस जब बनाऊंगा तो सिर्फ 2 डिफरेंस आएंगे, एक पासबुक का एरर और दूसरा वो टाइमिंग डिफरेंस जो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो हम लोगों को सिंपल, पहला पार्ट में एडजस्टेड कैश बुक, सिंपल वही डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस स्टार्ट करेंगे, बैलेंस जो कैश बुक का दिया हुआ है, सारे एरर्स को ठीक करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। अब जो क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा उससे बीआरएस बनाएंगे और बीआरएस में सारे ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे,
वही आएंगे जो एडजस्टेड कैश बुक में हमने ठीक नहीं किया। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो पासबुक की गलती है, बैंक की गलती है, या जो पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ वही हम लोगों को बीआरएस में दिखाना है। बनाने का तरीका क्या सिखाया था? साइमल्टेनियस बनाओगे, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ोगे। अगर एडजस्टेड कैश बुक का आइटम है तो वहां बैठाओ, अगर बीआरएस का आइटम है तो बीआरएस में प्लस माइनस करके दिखाओ वर्किंग में। वैसे करके सारे आइटम्स को कंप्लीट करो, फिर एडजस्टेड कैश बुक को बैलेंस करके बैलेंस निकालो, उससे बीआरएस बना के पासबुक से रिकंसाइल कर लो। डन है बात? पढ़ते हैं। बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, all errors in cash book and timing differences which have not been recorded in cash book shall be adjusted by preparing an adjusted or amended cash book। पहले इन दोनों को ठीक करना है ध्यान से। errors in cash book, timing differences not recorded in cash book, thereafter BRS shall be prepared with the bank balance as per adjusted cash book to reconcile the differences due to errors in passbook and timing differences that are not recorded in passbook। तो फिर जब मैं BRS के बाद BRS बनाऊंगा, सिर्फ दो चीज लेना है, एक पासबुक का एरर और दूसरा जो टाइमिंग डिफरेंस पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। Finally, bank balance to be shown in balance sheet shall be the bank balance as per adjusted cash book। बहुत बच्चों को बचपन से ये कंफ्यूजन होता है, सर जो पासबुक का बैलेंस है वही बैलेंस शीट में दिखा दो ना। आंसर इज रॉन्ग। जरूरी नहीं है पासबुक में सारे चीज सही हो, एक बैंक भी गलती कर सकता है। दूसरा, मान लो मैंने अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया चेक से, अब क्रेडिटर अगर पैसा नहीं निकाला तो ये मेरे बुक्स की गलती नहीं है। मैं क्रेडिटर का पेमेंट दिखाऊंगा, अपनी लायबिलिटी कम कर लूंगा, अपना बैंक बैलेंस कम कर लूंगा, मेरे को तो वही सही काम है। क्रेडिटर जब पैसा लेके प्रेजेंट करके पैसा उठाए वो उसका लुकआउट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। अगर आप पासबुक के हिसाब से चलोगे और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे ना, तो क्रेडिटर की जो पोजीशन दिखाई देगी, आपकी क्रेडिटर की पोजीशन ओवरस्टेटेड, आपके हिसाब से आपने उसको पेमेंट कर दिया, बट बुक्स बोल रहा है अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है। इसीलिए कभी भी बैलेंस शीट में पासबुक के हिसाब से बैलेंस नहीं दिखाते, जो हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है, हाँ जो शुद्ध बैलेंस है, सही बैलेंस है, वही हम लोग अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट बेसिक, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैलेंस दिया हुआ रहेगा कैश बुक का, डेबिट बैलेंस दिया टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट बैलेंस दिया बाई बैलेंस बीडी। गलतियां जो है उनको सही करो और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करो, फिर उस क्लोजिंग बैलेंस से आप अपना बीआरएस बना लो। बीआरएस में सारे डिफरेंसेस नहीं आएंगे, वही आएंगे जो हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती हम ठीक कर लेंगे, हम गलती मानने को तैयार है, हमारी गलती हम खुद ठीक करेंगे, और जो हमारी गलती नहीं है वो बीआरएस में रिकंसाइल करके दिखाएंगे। डन है क्या बात? तो ये हमने पूरा का पूरा डिस्कशन, एक सेकेंड रुक जाओ, ये हमने पूरा का पूरा डिस्कशन किया था बीआरएस के चैप्टर में, और अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20 से 25 क्वेश्चन हमने बनाए होंगे होमवर्क वगैरह सब कुछ को लेके। तो ये चैप्टर हर टर्म सीए सीएमए फाउंडेशन 10 मार्क का आप लेके चलो, हर टर्म आता है। और इस चैप्टर में कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो वो बच्चा पढ़ाई सही से नहीं कर रहा है, तो प्लीज 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 इस चैप्टर में गलती ना करें। अब मैं आपको अपना एग्जाम पेपर बता दूं, इस चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, 5 मार्क का बीआरएस, 10 मार्क का बीआरएस विद एडजस्टेड कैश बुक। मैं तो दोनों क्वेश्चन पूछूंगा, तो 15 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 50 to 60 मार्क का टेस्ट होगा, जिसमें 15 मैं इस चैप्टर से दूंगा। 5 ट्रू फॉल्स दूंगा, 2-2 मार्क के 10 मार्क, और 50 मार्क के टोटल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 15 ये आएगा, 10 मार्क का कैपिटल रेवेन्यू आएगा, बैलेंस 15-20 जो है वो डेप्रिसिएशन से आएगा। डन है क्या बात? अब आपका कोई क्वेरी है तो आप रेस कर सकते हो। मेरी तरफ से जो भी डिस्कशन करना था, रिवीजन करना था, वो मैंने एक बार करवा दिया। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। भैया बेसिक से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे क्या? यस सर आएंगे। भैया एक वो तो मैंने बोल दिया था, बोलना बाबू क्या बोल रहा था? सर आप इसमें हम लोगों से क्लास में एडजस्टेड कैश बुक की फॉर्मेट में कराए थे सर, तो की फॉर्मेट में करना पड़ेगा कि वो पूरा परफॉर्मा एक्चुअल परफॉर्मा ड्रॉ करना? नहीं, मैंने आपको बोला ना यही टी फॉर्मेट, ऐसे देख लो। टी फॉर्मेट परफॉर्मा क्या होगा मैं आपको बता दूं। ये हो गया, इधर आ जाएगा डेबिट, इधर क्रेडिट, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब आप चाहो तो ये लाइन टानना है टान दो, ये टानना है टान दो, ये टानना है टान दो। टाइम रहे तो ये सारा काम कर सकते हो, टाइम नहीं रहे तो कम से कम हेडिंग्स लिख के आओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट। टाइम रहे तो पूरा करना चाहिए, पूरा करोगे तो मार्क्स कहीं कटने का स्कोप नहीं रहेगा। डन? और बता क्या बोल रहे हैं?
ना ना वो सब नहीं लिखेंगे, वो सब नहीं लिखेंगे। हम लोग सिर्फ रिकंसिलिएशन, रियल लाइफ में तो उसी कैश बुक में ठीक हो जाता है। हम यहाँ पे रिकंसिलिएशन, डेट वगैरह का कॉलम आपको बनाने का जरूरत नहीं है, ये सब ईयर एंड डेट पे होता है सब कुछ। नॉर्मली ईयर एंड पे एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं जब हम लोगों को अपना सही ट्रू एंड फेयर व्यू पोजीशन अपने को दिखाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और बताइए भैया, ये प्रैक्टिस करें यार, तो जो परफॉर्मा है तो बना के प्रैक्टिस करें। देखो मैं हमेशा बोलूंगा एक क्वेश्चन प्रोफोर्मा बना के प्रैक्टिस करो, फिर तुम जो कर रहे हो वो अपना फटाफट टी करके जो अपने आंसर निकाले थे। तुमने देखा होगा क्लास में भी मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो बुक में कराए थे सिर्फ टी बना के, सो दैट यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो रोज डेली का टारगेट रखो, एक क्वेश्चन, जब पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरा बना के करो। मैंने आपको बोला ना मेरे एग्जाम से पहले एक नॉर्मल बीआरएस का क्वेश्चन फुल फॉर्मेट के साथ, एक एडजस्टेड कैश बुक के साथ फुल फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस कर लेना। ये दो क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में दिखेंगे। बाद बाकी भैया दीदी लोग ऑल फाइन। मानसी कौन से बुक से प्रैक्टिस करें? मानसी अपने वाले बुक से प्रैक्टिस करना है, इधर उधर अभी झांकने की जरूरत नहीं है। अभी डेप्रीसिएशन कंप्लीट हुआ है, टेस्ट ले रहा हूं, इन्वेंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होने दो, फिर रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स चालू करूंगा नवीन क्लासेस ऐप पे। रोज एक क्वेश्चन आएगा ऐप में, रोज एक क्वेश्चन, और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करना है, ऐप में आंसर डालना है, ऐप अपने आप आपको आपकी परफॉर्मेंस बता देगा। तो वो सारा चीज मैं खुद स्टार्ट करूंगा। सीए फाउंडेशन आई ऑलवेज से कीप ऑन लिसनिंग मोर, अपने आप सारा चीज हो जाएगा। लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखो, इधर उधर कुछ करने का जरूरत नहीं है, मैं सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, ये मेरा काम है। इवोल्यूशन, ये क्या भाई इवोल्यूशन? चाचा भुआ से भैया दीदी, ओह चाचा भुआ वाला तुम लोग सुन लिया क्या? हम एक दिन क्लास में बच्चा लोग को बोले, लड़का लोग को बोले चाचा, तो लड़का लोग बोला भैया आप लड़की लोग को चाची क्यों नहीं बोलते? फिर ये बहुत बड़ा ब्लड रिलेशंस का गलती कर दिया था वो बच्चा। अब वो चाचा अगर हम उनको चाची बोलेंगे तो रिलेशंस कुछ अलग हो जाएंगे, इसीलिए चाचा भुआ इज बेटर। चाचा भुआ मतलब दोनों तुम लोग भाई बहन हो गए, समझ गए बात को? बट चाचा चाची मत बोलना रे किसी को, जूता पड़ेगा तो फिर मेरा नाम मत लेना कि भैया सिखाए थे। रौनक बीड़ी पी रहा है सीढ़ी पे चढ़ के बीड़ी, हाँ सीढ़ी पे चढ़ के बीड़ी पियो, ठीक है? हाँ ध्यान से पीना, पीछे से अगर कोई आ गया तो पीछे से फटका भी पड़ सकता है तुमको। नहीं करो करो, बहुत बढ़िया। तुम लोग ये सब अगर याद रहेगा तो जिंदगी भर तुम लोग अकाउंट्स भूलेगा ही नहीं। सीढ़ी पे चढ़ के बीड़ी पियो, ये बहुत बहुत अच्छा टेक्निक है। अब बीड़ी के अलावा तुमको अगर किसी का बॉयफ्रेंड बनना है बीएफ तो वो भी कर लो तुम। वो सब नहीं करोगे क्या? ठीक है, तुम लोग सब 18+ एज का है ना रे? नहीं सर, तुम तो यार 13 साल की उम्र से ही 18 साल वाला काम कर रहे थे। ये सब कोई सिखाना जरूरत थोड़ी होता है तुमको, प्रोसेस सब क्लास 7-8 में ही पता चल जाता है। 5 में? अरे बाप रे बाप, बच के रहना होगा भाई। और बताइए सारे, अरे हम गुरु या ये सब बदनाम मत करवे। राजस्थान वाले बच्चे कहां हैं सारे? नागौर के 6 इधर ही है। क्या चल रहा है आप लोग का? क्या हुआ? राजस्थान से आवाज आ रहा है, टाइम लगेगा लगता है। ठीक है, कोरोना चल रहा है, कॉर्नर हो जा, कोरोना नहीं होगा। क्या है? सन बढ़िया है सर, सब बढ़िया है सर। ओह, हमको लगा सन का संचेती बोल रहा है। संचेती बढ़िया है सर, हम तो सही है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है।
तुम लोगों को मोबाइल में पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है? डाउनलोड वगैरह सब अवेलेबल हो रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। अगर कोई भी दिक्कत हो यार, बिना कोई टेंशन के हमेशा बोलना, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। हो सकता है कभी बोला था कि मेरा फोन खराब हो गया था, बोला सर, तो दूसरा फोन में एक्सेस नहीं हो रहा है सर। तो दूसरा फोन में एक्सेस नहीं हो रहा है, मेरे को व्हाट्सएप भेजा क्या, ईमेल आईडी? हाँ सर, आपको भेजे थे सर। तो तुम अभी कैसे कर रहा है क्लास? सर अभी तो नहीं कर पा रहे। तो तुम मेरे को वापस भेज ईमेल आईडी, मैं अभी करा देता हूं। बट ये रोज रोज का फोन चेंज नहीं अलाउड है। हाँ, हाँ सर। लड़का क्या होता है फिर, लड़का को कोई बोल देती है ना सुंदरी, सुंदर कन्या, कि एक बार मेरे को भी क्लास करना है, हाँ रुको हम अपना वाला बंद करा के तुमको करवाते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए थोड़ा ट्राई करना हमको। हाँ, इसीलिए मेरे पास ऐसा केस आया हुआ है कि खुश करने के लिए बच्चा कुछ भी कर सकता है। भैया लाइव क्लास स्टार्ट होने का कोई चांसेस है क्या? कब तक हो सकता है? दीदी आप माहौल देख ही रहे हैं। आज ही कुछ एचआरडी मिनिस्टर का मैं सुन रहा था, अंकित सर मेरे को बता रहे थे कि उनका आया है कि 15 अगस्त तक स्कूल खुलने नहीं देंगे। अगर स्कूल खुलने नहीं देगा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी खुलने नहीं दिया जाएगा। ये ऐसी पोजीशन है जहां हम खुद इस चीज से ग्रस्त है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मुश्किल है। आप समझो अगस्त, हाँ वो होगा, बट वो बहुत रेस्ट्रिक्टिव तरीके से होगा, एंड वो भी 2-3 दिन एग्जाम है इसीलिए करवा रहा है। जैसे सीए का एग्जाम अगस्त में जहां तक है कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग को एक जन से मिला है क्या? आइए अंकित सर, अंकित सर आज आए हुए थे हमारे पास। हेलो एवरीबॉडी। क्लासेस इकोनॉमिक्स का तुम लोग रेगुलर बेसिस में कर रहे हैं ना? अब अंकित सर भी अपनी पूरी रिकॉर्डिंग फुल फ्लेजेड स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारी क्लासेस ऐप में मिल रही है, अंकित सर की भी तुम लोगों को क्लासेस ऐप में मिलनी शुरू हो जाएगी। लाइव भी चल रही है जूम में, और नवीन क्लासेस ऐप में भी मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह करना है तो वापस कर सकते हो तुम लोग। अंकित सर भी टेस्ट लेंगे। मैथ्स का टेस्ट हो गया, 14th को मेरा है। अंकित सर नेक्स्ट वीक ओके, थर्सडे को तुम लोग का एक टेस्ट है ही है ऑलरेडी अनाउंस। तो ध्यान से तुम लोग को टेस्ट वगैरह अब रेगुलर देना है, और जितना मॉक टेस्ट देंगे, जितना नेट प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट होगा। एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं पढ़ता है, तो हम लोग तो डांट फटकार के समझा सकते हैं। हम लोग तो घर आके तुमको, ऐसा नहीं है ना कि तुम्हारा एग्जाम हम जाके दे दें। अगर ऐसा होता तो मैं पर स्टूडेंट पढ़ाता नहीं। पर स्टूडेंट 5 लाख रुपए की फीस, 8 पेपर आपके दूंगा, और गारंटी के साथ रैंक लाके आपको दूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैं सिर्फ यही काम करता। वैसे मेरा बॉडी और मेरा चेहरा दोनों ही तुम्हारे शेप में नहीं आ पाएगा सर। और तेरे शेप में है क्या? तो ठीक है, तेरे को देखना जरूरी है। फिर सुनना, बच्चे का एक डाउट आया, हार्ड कॉपी कब तक मिल जाएगा? हमारा आज प्रिंटर से बात हुआ है, आज या कल तक हमारे सेंटर पे बुक्स आ जाएगा। जो कैलकाटा के स्टूडेंट्स है, कैलकाटा के स्टूडेंट्स, आप कल या परसों से मेरे से बात कर लेना, आके हमारे सेंटर से मैथ्स और अकाउंट्स की बुक्स अभी कलेक्ट कर सकते हैं। 1-1.5 वीक के अंदर हम लोग इको और लॉ की बुक्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा मटेरियल है। जो बाहर के स्टूडेंट्स है, मैंने उन्हें ऑलरेडी कह दिया था कि जैसे ही हमारा अभी जैसे ही हमारा ठीक होगा, हम लोग आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। जो हमारा प्रोसेस है उसके हिसाब से आपको काम करके हम लोग आपको बुक्स डिलीवर कराएंगे। तो आप समझ लो, बाय दिस वीक एंड, थर्सडे फ्राइडे से हम आप लोगों के लिए बुक्स कोरियर करना और बुक डिलीवर करना चालू कर देंगे। कैलकाटा के बच्चे आके ले लेना, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। और जो बाहर के बच्चे हैं, उनको जैसा कोरियर का प्रोसेस है वैसे हम लोग कोरियर करवाएंगे। मैं एक गूगल फॉर्म शेयर करूंगा, वहां पे तुमको अपना फुल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह भरना है, और उसी के हिसाब से तुमको बुक कोरियर की जाएगी। तो इस वीकेंड से स्टार्ट कर देंगे हम लोग वो प्रोसेस। एक वो प्रॉब्लम है, इशू है, मैं समझ सकता हूं कि सर हार्ड कॉपी नहीं होने के कारण मोबाइल में देख के पढ़ना बिकम्स डिफिकल्ट। आई कैन अंडरस्टैंड दैट इशू, वो भी सॉल्व हो जाएगा इस वीक के अंदर। कहां आना पड़ेगा? हमारे श्याम बाजार सेंटर में। मैं आपको गूगल मैप का वो लिंक दे दूंगा। नवीन क्लासेस लिखना है गूगल ऐप में, गूगल मैप में आपको सीधा श्याम बाजार हमारे सेंटर के बाहर पहुंचाएगा वो। सर जो इंडिया में रहता है उसको कैसे मिलेगा? हाँ हाँ, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है? जो इंडिया में रहता है उसको कैसे मिलेगा? तो हम लोग सभी तो इंडिया में ही है भाई। भैया आएंगे कैसे? कोलकाता में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, आएंगे कैसे मतलब?
बस से आ जाइए, टैक्सी से आ जाइए, उबर से आ जाइए। आपके कोई पापा, चाचा, भाई, दोस्त है तो बाइक से लेके चला जाएगा, और आपको आने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी भेज सकते हो, बस हमें एक बार फोन में हम आपसे बात कर लेंगे और हम बुक दे देंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनली आना पड़ेगा। रौनक भाई क्या हो गया? कौन सा? कल रात को कोरोना? कोरोना एक ब्रांड भी है वैसे, तुम जानता है क्या? हाँ, ध्यान से थोड़ा सुन, चलेगी तो बोल। अरे बाबा रे, अरे पर्सनल मैसेज में लिखना था दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं। बीआरएस में कोई डाउट वगैरह जो मैं आपका क्लियर करवा सकूं? ठीक है, चलो। पाकिस्तान से आया है कि नहीं रहना है? अरे ठीक है, छोड़ दो, पाकिस्तान का बात मत करो। बांग्लादेशी ज्यादा आते हैं बंगाल में, बांग्लादेशी बोलता तो अच्छा रहता। ठीक है, डन। दिस इज डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग वापस थर्सडे को मिल रहे हैं कैपिटल रेवेन्यू के लिए, एंड फ्राइडे को मिल रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए। संडे का टेस्ट देना है एंड अच्छे से अच्छा करना है। टॉप 3 विल गेट कैडबरी सिल्क, मैं उनके घर भिजवाऊंगा कैडबरी सिल्क, तो जो टॉप 3 रहेंगे उनको करना है। मंडे को टेस्ट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय भाई लोग, बाय बाय। अरे गुड नाइट नहीं रहे, चल बाय।